पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एसआई यूनिट किसे बोलते हैं, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग देखे थे, और कुछ टेक्निकल टर्म्स बाकी है, इसको हम लोग देखते हैं। हुक्स लॉ एंड इलास्टिक मॉडल आज का जो टॉपिक है, इस पर बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक, हुक्स लॉ को समझते हैं। हुक्स का नियम क्या है? हुक्स एक वैज्ञानिक थे जो इंट्रोडक्शन में भी क्लास में बताए थे, जिसने क्या बताया, किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग लोड लगाते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक अगर लोड लगाते हैं या उससे कम लोड लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक या उससे कम, तो मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप लोग बखूबी अच्छे से समझ चुके हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये बताया किसने? हुक्स ने। ठीक है, अब वो स्ट्रेस बहुत तरह का हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्रेस हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्रेस में फर्दर दो कैटेगरी था, कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगेगा तो भी वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, शियर स्ट्रेस लगेगा तो भी वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, अब यहीं पे से एक कांस्टेंट आता है, अगर वो डायरेक्ट स्ट्रेस के टर्म में हो तो जो प्रोपोर्शनलिटी हट के कांस्टेंट आता है उसका क्या नाम है? शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हट के जो एक कांस्टेंट आता है तो उसका क्या नाम है? इसी सब चीज़ों को, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, उसको इलास्टिक मॉडली बोला गया। ठीक है, तो इलास्टिक मॉडली में डायरेक्ट स्ट्रेस वाला भी रिलेशन है और शियर स्ट्रेस वाला भी रिलेशन है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस का सबसे पहले बात करें, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस ये आइदर कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। अगर हम लोग मटेरियल में लोड लगाए तो ये मटेरियल में जो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। ठीक है, अब यही जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक तरह का कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस हम लोग बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस, ई। ठीक है, ये ई से डिनोट करते हैं जब स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसा हो, डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन। ठीक है, अब डायरेक्ट स्ट्रेस में फर्दर दो कैटेगरी था। अब यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ठीक, अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस का हो गया। जैसे कि शियर स्ट्रेस भी किसी भी मटेरियल में प्रोड्यूस्ड हो, अगर लोड जो है वो टेंजेंशियली लगे, नॉर्मल ना लगे, टेंजेंशियल लगे, तो उसमें जो प्रोड्यूस्ड होगा, किस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा मटेरियल में? शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर जो टेंजेंशियल लोड है वो भी इलास्टिक लिमिट तक लगे तो उसमें जो प्रोड्यूस्ड होगा शियर स्ट्रेस, नॉर्मल जब लोड लगता है तो मटेरियल में कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस। जब टेंजेंशियल लोड लगता है तो मटेरियल में कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है? शियर स्ट्रेस। जैसे कि एक मटेरियल है, ये एक्सिस ऑफ द बॉडी है, अगर एक्सिस ऑफ द बॉडी के अलॉन्ग इस तरह से अगर लोड लगे, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगे, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन का लोडिंग है, तब जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलॉन्ग, वो कैसा स्ट्रेस होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अगर यही मटेरियल में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोड लगे, इस डायरेक्शन में लोड लगे, तब जो इस प्लेन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है, तब जो इसमें प्रोड्यूस्ड होगा इस एरिया में जो स्ट्रेस, वो कैसा स्ट्रेस होगा? शियर स्ट्रेस। उस शियर स्ट्रेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो मटेरियल में अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोड लगे और लोड कहाँ तक? अप टू इलास्टिक लिमिट, तब जो ये शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन के। ठीक है, अब डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा, डायरेक्ट स्ट्रेन को ई, स्मॉल ई, यहाँ पे शियर स्ट्रेस को टाउ और शियर स्ट्रेन को इस तरह से फाई से डिनोट हम लोग करते हैं। अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक तरह का फिर से कांस्टेंट आएगा जिसको जी या सी या कहीं जगह पे एन भी डिनोट करता है। नोटेशन जो है ये इस कांस्टेंट का, कहीं किसी बुक में सी, किसी बुक में जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी आता है, ये रिलेशन है। ये भी एक तरह का इलास्टिक मॉडुली ही है, लेकिन इसका जो नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये इसका नाम है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेन में रिलेशन, उसके बाद उसमें जो कांस्टेंट आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में जो रिलेशन है उसमें जो कांस्टेंट आया वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर? अब यहीं से बहुत सारा फॉर्मूला बनता है और उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, बेसिक सारा न्यूमेरिकल्स है उसको भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन वाला रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या बताया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक तरह कॉन्स्टेंट आया। अब स्ट्रेस को हम लोग P/A लिख सकते हैं।
ठीक है। सपोज करिए P लोड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो P/A लिख सकते हैं, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E लिखे, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत भी निग्लिजिबल अमाउंट का भी अगर चेंज इन लेंथ आया होगा मटेरियल का, अगर ये L था बड़ी, इसमें चेंज इन लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ये DL अमाउंट का चेंज इन लेंथ है, तो DL/L उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। E को ये लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन से जो निकल के न्यूमेरिकल्स बनेगा वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक मटेरियल है जिसका कि लेंथ इतना सेंटीमीटर या इतना mm है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमेंशन दिया हुआ, विड्थ और डेप्थ का डायमेंशन दिया हुआ, या फिर एरिया डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। वो मटेरियल किस तरह का है, स्टील है या कुछ बताया गया है, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी यानी यंग मॉडुलस ये बताया गया है। स्टील का रहेगा 2 × 10⁵ Nm/mm², ब्रास का रहेगा तो कुछ और होगा, एल्युमिनियम का रहेगा तो कुछ और, वो दिया रहेगा, गिवन डाटा रहेगा ई, ठीक है। लोड कितना लग रहा है ये भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ, एरिया भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। तो पूछेगा इस लोड लगने की वजह से उसमें कितना चेंज इन लेंथ आया होगा, ठीक है। तो ये DL अमाउंट पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो DL हम लोग कैसे निकालेंगे, DL इक्वल्स टू P × L डिवाइडेड बाई A × E, P × L डिवाइडेड बाई A × E, ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। कुछ और डाटा दिया जा सब कुछ दिया रहेगा। एक मटेरियल में लोड लगाया गया जिसके वजह से चेंज इन लेंथ इतना आया देखा गया, या फिर ओरिजिनल लेंथ इतना था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है, P का वैल्यू इतना है, तो बताइए उसका डायमीटर कितना है, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ और भी यंग मॉडुलस पूछा जा सकता है, सारा टर्म दिया हुआ। तो इस तरह से बहुत सारा इससे क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में देखा। सेम जो इस तरह का रिलेशन है, सेम रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन में। यहाँ पे भी DL चेंज इन लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में देखा। अब बुक का डेफिनेशन क्या है इस हुक्स कांस्टेंट के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, इलास्टिक मॉडुलस के बारे में, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब बुक क्या डेफिनेशन बोलता है इसको हम लोग समझते हैं। हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस। जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया सेम वही बात है। जब किसी मटेरियल में लोड हम लोग लगाते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है और स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज ए कॉन्स्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या, रेशियो जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन ले तो एक तरह का E आता है, जो आप लोग रिलेशन वहाँ पे देखे थे, स्ट्रेस इक्वल्स टू बड़ी E इंटू छोटी E। आप छोटी E को स्ट्रेस से डिवाइड करें तो एक सामने कांस्टेंट दिखेगा E, यानी कि दोनों का रेशियो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है जब स्ट्रेस डायरेक्ट हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता है जब स्ट्रेस शियर हो, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर शियर स्ट्रेस रहेगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इलास्टिक मॉडुली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पे हम लोग और जो क्लियरली समझे थे अलग अलग बाइफर्केट करके अब समझते हैं, रिजिडिटी के टर्म में भी और इलास्टिसिटी के टर्म में भी। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और इस डायरेक्ट स्ट्रेन भी दो तरह का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द रेशियो इज नोन एज, अब इस दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी की वजह जो कांस्टेंट आता है और दोनों रेशियो के इक्वल्स टू जो एक कांस्टेंट दिखता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियरली यहाँ पे मैथमेटिकली भी हम लोग डेफिनेशन तो समझे ही, मैथमेटिकली भी यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, इसको भी देख लीजिए एक बार। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, डिनोटेड बाय C, G और N, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग इसका नोटेशन है, ठीक है। मैथमेटिकली भी यहाँ पे हम लोग समझे। अब एक बेसिक सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ए रॉड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ डायमीटर 2.0 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलोन्यूटन। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल of the rod is 2 × 10⁵ Nm/mm², determine stress, strain or elongation in the rod.
सिंपली इलोंगेशन मतलब कि चेंज इन लेंथ इन द रॉड, ठीक है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें जल्दी से। गिवन क्या क्या डाटा दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, ए रॉड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है उसमें न्यूटन और mm के टर्म में सारा यूनिट है, तो जो भी लेंथ वाला टर्म है सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट कर लीजिए mm में, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए mm में, और जो लोड वाला यूनिट है यहाँ पे किलो न्यूटन है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन में, ठीक है। सब एक यूनिट में आ जाएगा, न्यूटन और mm के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो गिवन आपका डाटा है, लेंथ दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 1500 mm हो गया लेंथ। उसके बाद डाया जो दिया हुआ है, डाया आपका 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm। डाया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल जाएगा। इसको हम लोग निकाल के ही रख लें पहले, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आता है 314.16 mm स्क्वायर, क्लियर। अब ये एरिया निकल गया। अब पुल यानी कि पुल जो होता है वो टेंसाइल फोर्स होता है, पुश जो होता है वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। पुल मतलब अपने तरफ खींचना, पुश मतलब ढकेलना, ठीक है। चेन सर्विंग में बहुत पढ़े होंगे आप लोग, पुल मतलब क्या होता है, पुश मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पुल यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, पी से हम लोग डिनोट करते हैं, वो कितना है 20 किलो न्यूटन। 20 इंटू 10⁻³ करें तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यूनिट कन्वर्सन में सीखे थे इस चीज़ को। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्ट्रेस निकालना है, सिंपली स्ट्रेस इक्वल्स टू P/A, ठीक है। P यहाँ पे 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया 314.16। ये कैलकुलेट करिए आप लोग भी, कितना आंसर आता है 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 314.16। ये आंसर आता है 63.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये यूनिट भी लिखना उतना ही ज़रूरी नहीं, तो कुछ मार्क्स आपका एग्जामिनेशन में कटता है, ठीक है। हड़बड़ी में बहुत कोई आंसर लिखे यूनिट नहीं लिखे, ठीक है। तो ये चीज़ छोटा छोटा जो गलती आप लोग करते हैं वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जब सब लोड न्यूटन में लिए हैं और डायमेंशन वाला टर्म mm में लिए हैं, ठीक, क्लियर। अब स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेन आते हैं। स्ट्रेन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चेंज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये डेफिनेशन होता है। तो चेंज लेंथ तो डायरेक्टली हम लोग को दिया नहीं है, और किस वे में हम लोग स्ट्रेन निकाल सकते हैं। देखिए स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है और स्ट्रेस निकाल चुके हैं, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। स्ट्रेस हम लोग अभी निकाले 63.66, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है 2 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करिए, ये आता है 3.18 इंटू 10⁻⁻⁴। और भी इसके बाद भी कुछ टर्म है, हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं। इतना क्या यूनिट, इसका क्या स्ट्रेन का यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी, वहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। ये सब छोटा छोटा टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका यूनिट क्या होता है, किसका यूनिट नहीं होता है। जैसे स्ट्रेन का यूनिट यहाँ पे नहीं था। उसके बाद स्ट्रेन निकल गया। अब देखिए डेफिनेशन वाइज स्ट्रेन ऐसे ये टर्म होता है, लेकिन डीएल नहीं दिया हुआ था, एल दिया हुआ है, लेकिन डीएल अभी तक नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या किए, मैनिपुलेट किए, किसी और फार्मूला को लगा के स्ट्रेन को निकाले। तो एग्जामिनेशन में भी आपको ये स्किल होना चाहिए कि बहुत सारा फार्मूला होता है, कौन फार्मूला कहाँ पे लगेगा, कैसे हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अब इलोंगेशन ऑफ द रॉड, डीएल निकालना है। तो डीएल ऐसे भी निकल सकता है, स्ट्रेन निकल गया, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल दिया हुआ क्वेश्चन में निकल जाएगा। या फिर और भी फार्मूला है उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। डीएल का भी फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, PL डिवाइडेड बाय A इंटू ई, ये देखा था। ई का जो वैल्यू है वो कितना है 20 इंटू 10⁻3। लेंथ जो है वो कितना है 1500 mm। एरिया जो है वो कितना है 314.16। ई जो है 2 इंटू 10⁵ है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 20 इंटू 10⁻3 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 314.16 इंटू 2 इंटू 10⁵, ये आता है 0.9
477। अब आप लोग बोलिए कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा, mm होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, mm। ये चेंज इन लेंथ है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, लेकिन चेंज इन लेंथ है तो कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। और जो हम लोग लोड और इसमें लेंथ जिस टर्म में लिए हैं ये mm में लिए हैं, अगर इसमें mm है टर्म तो आंसर भी किस में आएगा, फाइनली mm में आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोग इलोंगेशन ऑफ द रॉड वो भी निकाल पाए। इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। Find the minimum diameter of a steel wire which is used to raise a load of 4000 Newton, ठीक है। If the stress in the rod is not exceed 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डायमीटर पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है, लोड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्ट्रेस जो है वो कितना मैक्सिमम उस पर, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है मटेरियल, वो 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान वाले यूनिट में लेते आते हैं, जिस यूनिट से हम लोग यूज़र फ्रेंडली है, न्यूटन पर mm स्क्वायर वाले यूनिट में, ठीक है। तो स्ट्रेस मैक्सिमम जो ये वायर है उसमें कितना प्रोड्यूस्ड हो सकता है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता है, ठीक है, फेल हो जाएगा। उससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो वो स्ट्रेस का वैल्यू है 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा न्यूटन को जैसे कि हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट किए 10⁶, और मीटर को, 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर को यानी 1000 का स्क्वायर, यानी ये भी 10⁶, ये भी 10⁶, आपस में कट जाएगा। यूनिट क्या बन गया, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये देखें हम लोग यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचे कि दोनों एक ही, मतलब अमाउंट वाइज दोनों एक ही आता है, ठीक है। तो 95 पर mm स्क्वायर जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेस ये वायर जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो डायमीटर डिज़ाइन हम लोग करना है कि कितना डायमीटर का स्टील दे ताकि उतना लोड को वो कैरी कर सके, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू हम लोग क्या ले सकते हैं, P/A सिंपली। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो ले सकता है वो कितना है, 95, और P जो हमको कैरी कराना है वो 4000 न्यूटन, ये भी न्यूटन वाले टर्म में है, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर वाले टर्म में है। और एरिया जो है वो डायमीटर पूछ रहा है, सर्कुलर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही d अननोन है, बाकी सब दिया हुआ है। तो d हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 95, ये डी स्क्वायर, तो डी इक्वल्स टू √a। इसको सॉल्व करिए, 4000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 95, ये आता है 7.32 mm। ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 7.32 mm। तो ये मिनिमम डायमीटर बहुत कोई के मन में आ सकता है कि मिनिमम डायमीटर यहाँ पे टर्म क्यों यूज़ किया है, ठीक। तो इस स्ट्रेस को सहने के लिए कम से कम इतना डायमीटर तो देना ही पड़ेगा, तभी ये स्ट्रेस को सह सकता है, उस लोड को कैरी कर सकता है। इससे ज़्यादा डायमीटर का आप स्टील वायर दे दिया तो वो ईजिली सह लेगा, ईजिली कैरी कर लेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम कौन सा डायमीटर हो सकता है, इससे अगर कम देंगे तो फेल हो जाएगा, वो स्ट्रेस जो है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, उस लोड को कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक। तो मिनिमम डायमीटर जो है वो इतना है, इससे ज़्यादा दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। डिज़ाइन अगर करेंगे, अगर मेरे पास मटेरियल है, अगर उतना फंड अवेलेबल है तो हम लोग बोलेंगे नहीं, इसके जगह 10 mm ले लेते हैं और ज़्यादा सेफ हो जाएगा, ठीक। तो वो ईजिली उस लोड को ले लेगा, लेकिन एक मिनिमम बताना है कि मिनिमम कौन सा डायमीटर है, तो ये डायमीटर, इससे कम हम लोग नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पे टर्म जो है इसमें अंडरस्टूड है कि इसमें जो डायमीटर, इस फॉर्मूला में जो डायमीटर आएगा वो इस लोड और इस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी एटलीस्ट वाला टर्म है, मिनिमम वाला टर्म है, मिनिमम डायमीटर वाला टर्म है। आपके पास अगर सफिशिएंट मटेरियल है, फंड है, अगर आप कहीं डिज़ाइन कर रहे हैं इस वायर को तो उससे ज़्यादा डायमीटर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सेप स्ट्रेस फॉर ए हॉलो स्टील कॉलम विच कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 2.1 × 10³ किलोन्यूटन is 125 mega Newton per meter square. If the external diameter of the column is 30 cm, determine the internal diameter. अब इस क्वेश्चन को समझिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल पूरा सॉलिड ही रहे, अंदर से खोखला भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। तो उस हॉलो टाइप का कॉलम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। हॉलो रहेगा तो उसमें 2 तरह का डायमीटर होगा,
ठीक है, हॉलो रहेगा तो दो तरह, एक एक्सटर्नल डायमीटर और एक इंटरनल, इस तरह का ये हॉलो कॉलम है। ठीक है, ये जो आपको हैच्ड पोर्शन है वही सॉलिड पार्ट है, बीच वाला जो पोर्शन है वो खोखला है, इस तरह का सॉलिड कॉलम। कॉलम मतलब क्या, आप लोग पिलर देखे होंगे अपने घर में, उस तरह का ही कॉलम। ठीक है, इसका क्या एक्सटर्नल डायमीटर ये दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सटर्नल डायमीटर है और ये इंटरनल डायमीटर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm। ठीक है, इंटरनल डायमीटर पूछ रहा है, तो अगर आउटर डायमीटर को डी ओ माने, इंटरनल डायमीटर को डी आई मानते हैं, डी आई इसका किसका, डी आई इसका मतलब क्या है, इंटरनल डायमीटर। ठीक है, अब इस कॉलम में जो लोड लग रहा है वो लोड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पी का वैल्यू दिया हुआ है। सेफ लोड ये जो कॉलम ले सकता है वो सेफ लोड का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 × 10³ किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में बदले तो और 10³ से ये होगा, यानी 10⁶ न्यूटन में कन्वर्ट हो गया पी। अब स्ट्रेस भी दिया हुआ है, सेफ स्ट्रेस जो इसमें प्रोड्यूस्ड होगा, इतना स्ट्रेस तक ये सेफली इस लोड को सह सकता है। ठीक है, तो सेफ स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट पिछले सवाल में हम लोग ना मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों जो यूनिट है वो सेम ही हो जाता है, यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सटर्नल डायमीटर 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm, तो इंटरनल डायमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली स्ट्रेस इक्वल्स टू P/A, स्ट्रेस का वैल्यू 125 और P का वैल्यू 2.1 × 10⁶, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये भी न्यूटन है, और एरिया जो लेंगे वो भी mm स्क्वायर में लेंगे। हॉलो है तो हॉलो का एरिया कितना होता है इसको पहले समझिए। हॉलो का जो एरिया होगा π/4 × d स्क्वायर, वो सॉलिड था, अगर हॉलो रहे तो d आउटर का स्क्वायर माइनस d इनर का स्क्वायर, ये होता है हॉलो। कोई भी सेक्शन रहे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, π/4 d आउटर स्क्वायर यानी 300 mm का स्क्वायर माइनस d इनर का स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना है। सारा टर्म दिया हुआ है इसमें, बस ये फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, इस टर्म को इधर लेते आइए, यानी 300 स्क्वायर माइनस d इनर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.1 × 10⁶, 4 ऊपर चला गया, पाई अभी भी नीचे है, और इस टर्म को यहाँ लेते हैं 125। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2.1 × 10⁶ × 4 डिवाइडेड बाय पाई × 125, और इसको डी इनर को उस तरफ ले जाके यानी कि 300 स्क्वायर में माइनस करें, तो डी इनर स्क्वायर का जो वैल्यू आता है इसको सॉल्व करने के बाद वो आता है 68609.57 mm। ठीक है, इतना ये वैल्यू आता है 57। तो डी इनर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट हम लोग करें तो जो वैल्यू आता है डी इनर का वो 261.93 mm। ठीक है, इतना डी इनर जो है, ये इंटरनल डायमीटर जो है ये फाइंड आउट हो गया। एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को आप लोग अपने से करें। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए ब्रास रॉड ऑफ डायमीटर 25 mm and of length 250 mm which is subjected to a tensile load of 50 kN when the extension of the rod is equal to 0.3 mm। यानी कि चेंज इन लेंथ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, लोड का भी वैल्यू दिया हुआ है, टेंसाइल लोड है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, आपको यंग मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, इसको इसका आंसर जो है वो शेयर करिए।